औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स के बारे में बात की थी और उससे रिलेटेड हमने कुछ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डील करने के मैकेनिज़म्स को हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स के लिए करैक्टर डाटा टाइप्स को यूज़ करने के डिफरेंट मैकेनिज़म्स को स्टडी करेंगे कि करैक्टर डाटा टाइप किस तरह डील होती है। अगर आप करैक्टर की जगह पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं या वैल्यू की जगह पे करैक्टर को प्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो ये कास्टिंग हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ करैक्टर डाटा टाइप। अब करैक्टर डाटा टाइप के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं, कोई सिंगल करैक्टर, आपके कीबोर्ड पे काफ़ी सारे सिंबल्स मौजूद हैं, अगर आप किसी एक सिंबल को स्टोर करवाना चाह रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड अ सिंगल करैक्टर। अब अगर आप सिंगल करैक्टर की बात करते हैं तो वो डाटा टाइप जो एक सिंगल करैक्टर को यूज़ करती है उसे करैक्टर डाटा टाइप कहते हैं। अब ये भी बात हमने क्लियर की थी कि प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर अगर आपने डाटा टाइप को करैक्टर टाइप की डाटा टाइप को प्रिंट करना तो उसके लिए फिर आप %c यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके लिए हम %c इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी करैक्टर डाटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करता है। सो द फॉर्मेट स्पेसिफायर %c इज यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन टू डिस्प्ले द करैक्टर डाटा टाइप। अगर आपने करैक्टर टाइप डाटा को प्रिंट करना है स्क्रीन पे तो उसके लिए फिर आप %c का इस्तेमाल करते हैं, जो करता क्या है कि आपकी करैक्टर की जो भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी वो उसको डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले द कॉन्टेंट्स ऑफ अ करैक्टर टाइप वेरिएबल XY द प्रिंट एफ फंक्शन इज रिटन एज, वो कैसे लिखा जाएगा, द वैल्यू ऑफ XY %c। तो ये बड़ा सिंपल सा एक मैकेनिज्म था जिसको हमने कई दफ़ा इंप्लीमेंट भी किया है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने इस कोड को एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो नोट कीजिएगा जी, हम यहाँ पे करैक्टर टाइप का वेरिएबल लेते हैं XY और हम आगे चल के XY में स्टोर कर देते हैं एक सिंगल करैक्टर है कोई भी, मैं ये % का सिंबल यूज़ करता हूँ। अब मैं प्रिंट एफ की मदद से द वैल्यू ऑफ करैक्टर, या मैं लिख लेता हूँ सिंपल XY इज, और यहाँ पे मैं %c यूज़ करके मैं यहाँ पे उसकी जगह पे XY प्रिंट कर देता हूँ। सो ये क्या करेगा, XY के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो स्क्रीन उसकी जगह पे % का सिंबल पड़ा था तो आप नोट कर सकते हैं उसने % के सिंबल को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो ये काम हम करते हैं उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल, जो आपके इंटीजर वेरिएबल होते हैं ना, कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग द %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप अपने इंटीजर टाइप जो वेरिएबल हैं आप उनको भी %c की मदद से प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, चेंजिंग्स क्या होंगी कि याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी कहा था कि कीबोर्ड के अंदर जितने करैक्टर्स हैं वो तमाम करैक्टर्स एक सिंबल है। हर सिंबल के पीछे एक स्पेसिफिक कोड है जिसे हम आस्की कोड के नाम से जानते हैं। हर सिंबल का, हर करैक्टर का एक कोड है और उस कोड की मदद से वो आपके कंप्यूटर के अंदर एक सिंबल रजिस्टर्ड है जिसकी बेस पर वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल को अगर आप %c के आर्गुमेंट में पास करेंगे ना तो वो क्या करेगा कि उस वैल्यू के पीछे जो करैक्टर होगा उस करैक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसकी टाइप को इंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू की जगह पे मैं इसको 4 स्टोर करता हूँ या मैं 65 स्टोर करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे %c यूज़ किया तो इसकी जगह पे कैपिटल A लिखा नज़र आएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ XY इज 5 अभी शो किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये मैंने डबल कोट्स में ले आया था, अब चेक कीजिएगा तो ये कैपिटल A स्क्रीन पे आपको कैपिटल A प्रेजेंट करेगा। तो देखिए न्यूमेरिक वैल्यू को भी हम जो है वो करैक्टर टाइप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उसकी न्यूमेरिक वैल्यू की बेस पर
करेक्टर को प्रेजेंट करेगा या करेक्टर बेस की वैल्यू को न्यूमेरिक के ऑर्डर में प्रेजेंट करेगा। जैसे नोट कीजिएगा, अब अगर हम इसको करेक्टर ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू में हम इसको खाली 6 ले लेते हैं, तो अब इसकी जगह पे जो भी न्यूमेरिक सिंबल होगा वो प्रिंट करेगा। जैसे इस 6 करेक्टर के पीछे जो उसकी आस्क की वैल्यू है, ये वो स्क्रीन पे 54 है, वो प्रेजेंट कर दी उसने। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से आप ये शिफ्टिंग कर सकते हैं करेक्टर से न्यूमेरिक में और न्यूमेरिक से करेक्टर के अंदर। So in this case, integer value is converted into its equivalent character and then character is displayed by using a ASCII table। तो इसके बैकग्राउंड पे जो स्कीम यूज हो रही है वो सारी की सारी ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए वो करेक्टर से न्यूमेरिक और न्यूमेरिक से करेक्टर में शिफ्टिंग कर रहा है। सपोज एन इंटीजर वेरिएबल x हैज वैल्यू 67, to display its equivalent character the statement is written as। तो आपने पर्सन D के इक्विवेलेंट को आपने पर्सन C के साथ रिप्रेजेंट किया। देखें, एक ही वेरिएबल को आपने 2 डिफरेंट मैकेनिज्म में प्रेजेंट कर दिया। अब इस सूरत से क्या होगा कि जो न्यूमेरिक होगा वो करेक्टर दिखा देगा, करेक्टर को न्यूमेरिक शो कर देगा। तो एक ही वेरिएबल को आपने 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट किया। Similarly, if format specified person D is used to display the value of character variable, then character is converted into its equivalent ASCII value। तो वो उसके equivalent जो ASCII value है ये उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करेगा उसको। So इसी तरह आपकी जो कन्वर्जन है फ्रॉम करेक्टर टू न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक टू करेक्टर बाय यूजिंग अ ASCII टेबल, ये उसके मुताबिक शिफ्टिंग करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ x के अंदर b है तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि कैपिटल B का जो ASCII कोड है वो 66 है। अब इस तरह डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट वैल्यूज आप सेट करें और इन डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आप डिफरेंटली एक्सपेरिमेंट करें। आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि करेक्टर के पीछे ASCII टेबल की जो वैल्यू है वो किस तरह ट्रीट की जाती है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वैल्यू टू वेरिएबल ए, बी एंड सी ऑफ करेक्टर टाइप। ये तीनों करेक्टर टाइप के होंगे। सो हम यहाँ पे पहले तीनों टाइप के करेक्टर जो है वो ले लेते हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 वेरिएबल तीनों करेक्टर टाइप के हैं, ए, बी एंड सी। आपने 3 वेरिएबल यहाँ पे लिए। डिस्प्ले देयर कंटेंट्स एज वेल एज देयर करस्पॉन्डिंग ASCII वैल्यूज ऑन द स्क्रीन यूजिंग द printf फंक्शन। सो मैं यहाँ पे अब 1 बाय 1 इनके कंटेंट्स को सेट करता हूँ। मैं ए के अंदर ये वाला सिंबल यूज कर लेता हूँ और इसी तरह बी के अंदर हम सिंबल यूज कर लेते हैं $। इसी तरह सी के अंदर हम यूज कर लेते हैं सिंबल @। तो ये हमने डिफरेंट सिंबल्स को प्रेजेंट किया। अब आप इसको मेंशन कर दें जी, printf द सिंबल person C is in ASCII table is, यहाँ पे आ जाएगा person D और यहाँ पे सेम A, A। तो पहले A का प्रेजेंट हो गया, उसके बाद B और एंड पे C। तो आपने उसके बाद B को लिया, सिमिलरली आपने C को ट्रीट कर लिया। अब आप इनको डिस्प्ले कर लें। यहाँ पे \n मैंने नहीं किया तो वो एक ही लाइन पे शो करना था उसने। सो देखें, अब जब तक आप इस तरह खुद एक्सपेरिमेंट ट्राई करते जाएंगे आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। देखें, स्टैरिक का 42 है, $साइन का 36 है और @ का 64 है। सो इस तरह आप जो है वो सारे तमाम वेरिएबल्स को आप टेस्ट कर सकते हैं कि ASCII किसकी ASCII वैल्यू क्या है। ओके जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा टाइप इज स्ट्रिंग वेरिएबल। इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डाटा इन सी लैंग्वेज जो कि अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, करेक्टर के अंदर तो एक वक्त में आप एक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोर देन 1 करेक्टर्स को आपने एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए फिर आपके करेक्टर काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए आप जो है वो यूज करेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। अब स्ट्रिंग क्या है? अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की कलेक्शन को हम स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं।
द करेक्टर में बी इंक्लूड अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अ स्पेशल करेक्टर। इन शॉर्ट आपके कीबोर्ड पे जो कुछ भी है ना, वो हर एक चीज एक सिंबल है और हर सिंबल एक करेक्टर है, हर सिंबल एक करेक्टर है। तो बेसिकली जितने करेक्टर्स हैं आप वो सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है स्ट्रिंग टाइप के अंदर। आप स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल के अंदर वो तमाम चीजें जो कीबोर्ड पे मेंशन है वो आप वन बाय वन स्टोर कर सकते हैं। A variable that is used to store a string is called string variable। अब ये collection of character जो होते हैं ना, बेसिकली एक string होती है, ये strings मिलकर बेसिकली एक string type बना देती है। और ऐसा वेरिएबल जो string type डाटा को स्टोर करता है उसे string variable कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि लास्ट करेक्टर इसका हमेशा नल करेक्टर होता है। आप स्ट्रिंग में जो मर्जी रखें उसके एंड पे ये ऑटोमेटिकली नल करेक्टर सेट करेगा, जो इस बात का सबूत होगा कि यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुकी है। ये उसके प्रोग्राम का इंटरनली लॉजिकली एक कॉन्सेप्ट है जो वो अपने तौर पे ट्रीट करता है कि उसकी निशानी लगाता है बेसिकली कि यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गई है। द नल करेक्टर इज डिनोटेड बाय द \null, \0 ये नल के लिए नॉर्मली रिप्रेजेंट होता है। ये जो \0 है इसे हम नल करेक्टर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। दिस करेक्टर मार्क्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग, जो इस बात का सबूत होता है, जो इस बात की निशानदही होती है कि जनाब यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है। Thus, when data is entered into a string variable, जब भी डाटा आप string variable में एंटर करते हैं, null character at the end of string will be added automatically। ये आपको नहीं करना पड़ता और ना आप करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इटसेल्फ खुद एक करेक्टर उसके अंदर ऐड कर देगा जो कि नल करेक्टर होगा। वो कंपाइलर को ऑथेंटिकेट करेगा कि जनाब इसके आगे स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गई है, आगे कुछ नहीं है। So thus, if a string variable is declared with the 10 characters, it is stored only 9 character। 10वां जो होगा वो null होगा। So suppose the size of a string variable is 12, the value Pakistan is assigned to it। अब आपने PAKISTAN ये टोटल 8 करेक्टर है, लेकिन आपने लेंथ ली है 12 करेक्टर्स की। तो 12 करेक्टर्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो 9 है वो नल हो गया और 10 वाला वैसे ही इग्नोर हो गया। अब ये जितने वेरिएबल आपने करेक्टर लिए होंगे वो उतने करेक्टर्स में PAKISTAN आगे \0 वो नल करेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल, कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखिए बेटा जी, जिस तरह बाकी तमाम वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं बिल्कुल उसी तरह आपके स्ट्रिंग वेरिएबल भी डिक्लेयर होते हैं। अब बेसिकली आपके पास क्या है जी, स्पेसिफाइंग द नेम of string variable and its length is called declaring the string variable। दो चीजें, एक तो उसका नाम और दूसरे नंबर पे आपने उसका साइज लेंथ बता दी। ये दो चीजें आपने उसको बता दी तो इट्स मीन दैट कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। द डाटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज करेक्टर टाइप, और याद रखिएगा ये करेक्टर टाइप की ही होती है, ये करेक्टर टाइप की होती है। लेकिन ये करेक्टर टाइप का कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं, ये करेक्टर टाइप की कलेक्शन ऑफ करेक्टर है, और इसको द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट आर स्ट्रिंग वेरिएबल इज टू स्टोर इज स्पेसिफाइड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जैसे कि ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखी है, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं सारे को, और यहाँ पे हम एक करेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ माई नेम, और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ देता हूँ 15 करेक्टर्स। तो इसका मतलब है मैं 15 करेक्टर तक के लिए अपना नाम एंटर कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ प्रिंट f, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एंटर योर नेम। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं स्कैन f की मदद से पर्सन s, स्ट्रिंग का कोड के लिए पर्सन s इस्तेमाल होता है, तो स्ट्रिंग के लिए हम पर्सन s को इस्तेमाल करते हैं। पर्सन s जी, पर्सन s कॉमा यहाँ पे आप दे दें उसको माई नेम। ठीक है जी। आपने इसको माई नेम के साथ जो है वो कोड कर दिया। अब यहाँ पे लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, वो डिक्लेरेशन टाइम पे ही होती है। अब इसी तरह आपने प्रिंट करवाना है इसको, प्रिंट f,
यहाँ पे \n, योर नेम इज, और आगे आ गया पर्सन सी, और यहाँ पे आ गया जी माई नेम। ले देखें जी, आपके पास scanf पर्सन एस। सो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है जी। हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं जी, ओके जी। तो यहाँ पे जो मिस्टेक मेरा ख्याल, हाँ, ये हमने कॉमा यहाँ पे नहीं लगाया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, एग्जीक्यूट हो चुका है। एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे नेम अपना देता हूँ जी, रेफा इंटरनेशनल कॉलेज। देखें जी, योर नेम इज़ 0। अब 0 क्यों है? चूँकि आपने लेंथ दिया 15 करैक्टर की, और आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कितने करैक्टर्स आपको डिस्प्ले करने हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास जो करैक्टर टाइप है बेसिकली वो स्ट्रिंग के लिए यूज होती है, करैक्टर अरे कहते हैं इसे। Where string, it is a name of string variable। अब इसका जो फॉर्मेट जो मैंने लिखा, सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसमें जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है ये उसका नेम है, जो भी आपने उसके वेरिएबल का रखना है। len है, इंडिकेट कर रहा है उसके साइज और लेंथ को, जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है। सो इट इज एन अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। याद रखिएगा ये अनसाइंड इंटीजर वैल्यू होगी, अनसाइंड। अब वो अनसाइंड क्या होता है, आप बैकग्राउंड में जाके अपने लेक्चर्स के नोट्स में देखें और वहां से आप इस पॉइंट को गेट करें। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एंड एड्रेस ऑफ लेंथ 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, द स्टेटमेंट इज रिटन एज char name 25 एंड एड्रेस 35। सो अब इसी तरह ये था डिक्लेरेशन का, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब अगला काम है इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब आप अपने वेरिएबल को वैल्यू पास करते हैं तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, वेरिएबल बनाते वक्त अगर आप उसकी वैल्यू भी साथ सेट कर दें तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। So like other variables, a string variable can also be initialized with a string at the time of its declaration. At the time of their declaration, you can assign a value. You can initialize a value to your string variable. आप अपने variables को value assign कर सकते हैं। For example, to declare a string variable str and to assign a string Pakistan into it, the statement is written as character str14 पाकिस्तान। अब उससे क्या होगा कि ये 14 करैक्टर की उसने एक अरे बनाई, उसके अंदर आपके पाकिस्तान के जो 8 करैक्टर थे वो आए, एंड 9th वन दैट इज अ नल करैक्टर, जो इंडिकेट कर रहा है कि जनाब यहां पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। A string variable can also be declared and initialized with a string without specifying its length। आप उसकी लेंथ को डिफाइन किए बगैर भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन चॉइस अच्छी है। अगर आप करैक्टर लेंथ कर लेंगे तो जो उसके अंदर स्टोर होगा वो एज इट इज यहां पे आ जाएगा। सो इसी तरह स्ट्रिंग की इनपुट और आउटपुट की बात कर लेते हैं। अब इसी तरह आपके पास जो है वो हम अभी स्कैनफ और प्रिंटफ यूज कर रहे थे, लेकिन इसके अपने फंक्शंस हैं। द गेटएस फंक्शन, गेट स्ट्रिंग एंड स्कैनफ फंक्शन कैन बी यूज फॉर इनपुट डाटा टाइप इनटू स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर आपके पास टाइप ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल अवेलेबल है और उसके अंदर अगर आपने डाटा को स्टोर करना है तो उसके लिए स्कैनफ की मदद से भी कर सकते हैं और गेटएस की मदद से भी कर सकते हैं। आप दोनों में से जो चाहें एज पर योर चॉइस यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर हम गेटएस का इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए। आपने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा, हमने यहाँ पे स्कैनफ यूज किया, तो उसकी जगह पे आप गेटएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Similarly, putS function and printf functions are used to display the data of string variable on the screen। आपने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए putS एंड printf ये दो फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अब इसी तरह putS आमतौर पर हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफाइड पर्सन s with formatted input and output function is used for input data into string and to display its data respectively।
ये आपने याद रखना है कि पर्सन एस जो है वो इस काम के लिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ str वेरिएबल द स्टेटमेंट इट रिटन एज printf पर्सन एस आगे str। ठीक है, जब जैसे कि देखें आपने printf यूज किया, हम यहाँ पे scanf यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप scanf यूज कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे printf की जगह putf यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पर्सन सी की वजह से ये एरर आया था एस। अब जरा देखें जो भी आप नाम देंगे वो एज इट इज यहाँ पे 15 लेंथ में आएगा। सो देखें रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, सो देखें रिफा तक आया, चूंकि वो 15 कैरेक्टर जो उसकी लेंथ थी वो उसके अंदर पूरी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लेंथ नहीं देते हैं, ठीक है जी, तो आप इसको चलाएं जरा, तो अब आप लेंथ चूंकि नहीं दे रहे हैं तो उसके बगैर भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आमतौर पर हमें इसके साथ जो है वो इसकी लेंथ को सेट करना पड़ता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इसी तरह आपके पास स्ट्रिंग असाइनमेंट के हवाले से बात करते हैं कि स्ट्रिंग की जो असाइनमेंट है ये आम वेरिएबल्स के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट होती है। असाइनिंग अ वैल्यू टू स्ट्रिंग वेरिएबल इज डिफरेंट देन असाइनिंग अ वैल्यूज टू अदर वेरिएबल। जिस तरह बाकी वेरिएबल्स को आप जो है वो कोई चीज़ असाइन कर देते हैं ना, स्ट्रिंग के लिए असाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज है। द वैल्यूज आर असाइंड टू अदर वेरिएबल यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है ना, द वैल्यूज आर असाइंड टू अदर वेरिएबल यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू स्ट्रिंग वेरिएबल। जिस तरह आप लोगों ने नोट किया कि जी बाकी वेरिएबल के लिए जो इक्वल का साइन है वो आप इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जनाब स्ट्रिंग में ये इक्वल वो काम नहीं करेगा। अगर मिसाल के तौर पर आप ये लिखते हैं जी नेम और आगे आप कहते हैं आई लव पाकिस्तान, तो ये एरर देगा, जनरेट करेगा एरर, क्योंकि आपको स्ट्रिंग डायरेक्टली इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इक्वल के लिए हम इसको यूज कर ही नहीं सकते। So the string variable name does not represent to a single memory location। ये कोई एक सिंगल लोकेशन नहीं है। ठीक है जी, अब इसका अल्टरनेटिव क्या है कि जी 2-3 हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ये एक लोकेशन नहीं है, इट्स एन अरे। ये कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं। और जो एक अरे होती है कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस विद द सेम नेम एंड डाटा टाइप, जिसका नेम भी सेम होता है और डाटा टाइप भी सेम होता है। बेसिकली ये एक पैक ऑफ कैरेक्टर्स होता है, एक बंडल ऑफ कैरेक्टर होता है, एक पैक ऑफ कैरेक्टर्स होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कह लेंगे आप। सो वन कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन वन मेमोरी लोकेशन एट अ टाइम। सो डिफरेंट कैरेक्टर इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन विल बी स्टोर्ड। सो एक कैरेक्टर में स्ट्रिंग के एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा और ये मिलके सारे जो है वो कंबाइन होके एक मेमोरी लोकेशन बनती है, जिसे हम कैरेक्टर अरे कह देते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द बिल्ट इन फंक्शन फॉर प्रोसेसिंग स्ट्रिंग। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि सी के लैंग्वेज के अपने जो है वो फंक्शंस मौजूद हैं स्ट्रिंग को डील करने के लिए। स्ट्रिंग की पूरी एक हेडर फाइल मौजूद है। These functions are defined in header file string.h। तो string की अपनी एक header फाइल है जिसके अंदर string से मुतल्लिका तमाम functions की एक लिस्ट मौजूद है। As per your requirement or need, you can use that functions by including the string.h header file in your program। The string function strcopy is used to copy or assign a string to a string variable strcpy। तो ये स्ट्रिंग कॉपी के तौर पे इस्तेमाल होता है, वेरिएबल फंक्शन है। द जनरल टेक्स्ट दिस फंक्शन इज एज strvar। ये वेरिएबल का नाम होगा और कॉमे के बाद स्ट्रिंग जो आपने इसको पास करनी है। लेकिन याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तो उसका फंक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन यूज नहीं करने देगा आपको, अदरवाइज वो आपको वहां पे एरर देगा। So where strvar indicates the string variable in which the string is to be copied or assigned। ये वो वेरिएबल का नाम है जिसमें स्ट्रिंग ने कॉपीड या असाइंड होना है। स्ट्रिंग इंडिकेट्स द स्ट्रिंग टू बी कॉपीड और असाइंड। आपने जो स्ट्रिंग देनी है, जो लिखना है उस वेरिएबल के अंदर,
जैसे आई लव पाकिस्तान है, तो ये जो लिखना है उसके अंदर ये बेसिकली उसको इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू असाइन अ स्ट्रिंग आई लव पाकिस्तान टू स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, द स्टेटमेंट इज रिटन एज strcpy, उसके बाद नेम और फिर कॉमे के बाद डबल कोट्स में आई लव पाकिस्तान। तो ये डबल कोट्स में जो है वो स्ट्रिंग है, तो नेम उस स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और strcpy ये फंक्शन का नेम है जो स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन और कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक नोट यहां पे याद रखिएगा, a string variable can be initialized at the time of its declaration, वो डिक्लेरेशन टाइम पे असाइन होता है। अब यहां पे एग्जाम्पल प्रोग्राम ऐड कर लेता हूं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चले मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी कुछ चीजें आपके लिए छोड़ूंगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द डाटा इनटू 2 स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। ठीक है जी, सो 2 तरह के स्ट्रिंग वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है। सो मैं कैरेक्टर टाइप का str1 स्ट्रिंग 1 और मैं इसको पास कर देता हूं जी इस्लामाबाद। ठीक है जी, और इसी तरह मैं कैरेक्टर टाइप का str2 ले लेता हूं ओपन लेंथ के साथ, और इसमें मैं पास कर देता हूं जी लाहौर। ओके जी, 2 मैंने स्ट्रिंग ले लिए। CLR SCR ये क्लियर स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैंने यूज़ किया फर्स्ट टाइम इसके अंदर। अब उसके बाद प्रिंट F, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी राइट जस्टिफाइड। सो ये मैं राइट जस्टिफाइड प्रिंट करने लगा हूँ, पहले इसको राइट लेते हैं फिर लेफ्ट ले लेंगे। सो इसी तरह प्रिंट F, और यहाँ पे मैं उसका कोड देता हूँ जी पर्सन 25S, 25 करैक्टर की लेंथ इस्लामाबाद की। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे \n नई लाइन पे भेज दूंगा, और ये किसके लिए है, ये str1 के लिए। इसी तरह प्रिंट F मैं यहाँ पे एक और लाहौर के लिए प्रेजेंट कर लेता हूँ। मैंने कहा जी पर्सन S, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसके लिए भी 25 करैक्टर ले लेता हूँ। सो \n str2। ठीक है जी, अब इसी तरह इसके लेफ्ट जस्टिफाइड पे आ जाते हैं। सो लेफ्ट जस्टिफाइड पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपने माइनस लगा देना। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे राइट की जगह पे लिख देता हूँ लेफ्ट जस्टिफाइड, यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ माइनस लगा दिया। फाइनली आप इसके रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखें जी, इसने कोई ASCII टेबल का कोई यहाँ पे कोड प्रेजेंट किया उसने यहाँ पे। ठीक है, सो मैं इसको अब रन करता हूँ जी। कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है जी। ओके जी, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, इसको मैं चेक करके आपको बता देता हूँ अभी क्या इशू है। ओके जी, इसके अंदर ये जो हम CLR SCR का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर द टाइम बिंग अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, ज़रा रिजल्ट चेक करने के लिए। ले जी, रिजल्ट हमारा लेफ्ट जस्टिफाइड और राइट जस्टिफाइड दोनों प्रिंट हो चुके हैं। सो CLR SCR ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हम आइंदा आने वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो ये एक मैंने एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट की है। इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स और इसमें कोड करें और अपनी प्रॉब्लम्स को आप अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करें। फाइनली आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर की हैं उसका ओवरव्यू कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमने बात स्टार्ट की थी डिस्प्लेइंग कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर टाइप डाटा जो होती है फॉर्मेट स्पेसिफाइड्स की मदद से वो आप कैसे डील करते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की स्ट्रिंग वेरिएबल्स की। स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैरेक्टर ऑफ अरे है, ठीक है, डिक्लेयरिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर हमने उनको इनिशियलाइज करने की बात की। फिर उसके बाद हमने जो है वो स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट को देखा कि स्ट्रिंग की जो इनपुट है और आउटपुट है उसके लिए गेट एस और पुट एस फंक्शन भी हैं, स्कैनफ और प्रिंटफ भी हैं, वो कैसे यूज होते हैं। फिर हमने एक स्ट्रिंग की असाइनमेंट के बारे में बात की जिसके अंदर मैंने strcpy एक फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस करवाया स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए। फाइनली फिर हमने कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को स्टडी किया। फाइनली मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर में हमने जितनी चीज़ें कवर की हैं वो आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस भी की होंगी, उनको अच्छे तरीके से कवर अप भी किया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस शुरू नहीं की है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर लें, अदरवाइज आगे चल के आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो।
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।